की संडी हॉरर है। मेरा नाम कृष्णा है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव में 10वीं के बाद की पढ़ाई नहीं है, इसलिए मेरे पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर भेजा। मेरा कॉलेज शहर से 10 किलोमीटर दूर था और हॉस्टल भी वही था। मेरा हॉस्टल में नंबर लग गया था, इसलिए मैं अपना सारा सामान लेकर हॉस्टल के लिए निकल पड़ा। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो देखा कि हॉस्टल की बिल्डिंग बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थी। मैंने लिस्ट में अपना नाम और रूम नंबर देखा। मेरा रूम 2nd फ्लोर पे था, इसलिए मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। तब सीलिंग से पपड़ी का एक टुकड़ा मेरे सामने ही आकर गिर गया। मैं बहुत डर गया और भागते भागते रूम में आ गया। मेरे रूम में 3 बेड थे और मेरे रूम पार्टनर अभी आए नहीं थे। मैंने अपना सामान अपने बेड के पास रखकर फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं फ्रेश होने के बाद रूम में आया तो देखा मेरे रूम पार्टनर आ गए थे। मैंने उनको अपना परिचय देते हुए बोला, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा है। वे भी बोले, हाय, मैं रितेश हूँ। मैं रोहित। हाय, मैं अभी हूँ। हमारा अच्छे से परिचय हो गया और हम अच्छे दोस्त भी बन गए। हमारा रोज कॉलेज साथ जाना, कैंटीन में खाना खाना, साथ पढ़ाई करना, सब अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन हॉस्टल की गैलरी के सीलिंग का एक टुकड़ा एक लड़के के सर पर आकर गिरा और उसे चोट लग गई। वार्डन सर ने उसके सर पर मलहम पट्टी कर दी और बोले, अभी तो हद ही हो गई। मुझे मैनेजमेंट से बात करनी ही होगी और कंप्लेंट करने के लिए ऑफिस चले गए। शाम होने पर वार्डन सर हॉस्टल लौट कर आए और हम सबको मीटिंग हॉल में बुलाया। हॉस्टल के सभी बच्चे हॉल में जमा हो गए और वे बोले, मैंने मैनेजमेंट के सामने हमारे हॉस्टल की खराब स्थिति बताई। आज छोटा सा हादसा हुआ, कल अगर बड़ा हादसा होता है और किसी बच्चे के जान पर बन आती है तो कौन इसका जिम्मेदार रहेगा। तो मैनेजमेंट ने इसका हल निकाला कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली है, वहाँ कुछ दिनों के लिए बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं और हॉस्टल का रेनोवेशन चालू कर देंगे। मुझे उनका प्रस्ताव अच्छा लगा। फिर 2 दिन में ही वार्डन सर ने उस हवेली की साफ सफाई करवा ली और सब सामान हवेली में शिफ्ट करवा दिया। हम सब अपना अपना सामान लेकर हवेली निकल पड़े। हवेली बहुत पुरानी थी, पर उसकी वक्त वक्त पर मरम्मत और रंगाई करने पर वो नई सी लग रही थी। हमें ऊपर वाला ही कमरा मिला। हमारी बेड पहले से ही वहाँ लगाए गए थे। हमारे कमरे में बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी। उसमें से एक बहुत बड़ी वॉल क्लॉक भी थी जो चल रही थी। हर घंटे में आवाज़ करती थी। हॉस्टल का कैंटीन भी एक रूम में शिफ्ट हो गया था। हम सब खाना खाने के बाद रूम में आ गए और हवेली के बारे में बातें करने लगे। तो अभी बोला, ये हवेली अंग्रेज़ों के ज़माने की है। यहाँ पहले अंग्रेज़ रहा करते थे। इस हवेली की भी एक हिस्ट्री है। उस पर रोहित बोला, हम सब मिलकर ये हवेली की हिस्ट्री चौकीदार से पूछते हैं। हम सब ने हामी भरी और नीचे गेट के पास चौकीदार से बात करने के लिए चले गए। नमस्ते चौकीदार अंकल। वे भी बोले, नमस्ते बच्चों, क्या बात है, आप यहाँ क्यों आए हो। रोहित बोला, अंकल, ये हवेली की हिस्ट्री हमें जाननी है। अंकल बोली, क्यों बच्चों। यूं ही अंकल, बताओ ना प्लीज। ओके, बताता हूँ। बहुत साल पहले यहाँ एक राजा रहता था। वो बहुत दयावान था। उसकी प्रजा उसके राज में बहुत सुखी थी। फिर कुछ दिनों बाद
अंग्रेज भारत में आए और उस राजा से ये हवेली छीन ली। तब से इस हवेली पर एक अंग्रेज का राज हुआ करता था। वो अंग्रेज बहुत क्रूर था, लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन स्वतंत्र सैनिकों ने हवेली पर हमला बोल दिया और उस अंग्रेज को पकड़कर उसी के रूम में 12 बजे फांसी दे दी। बाद में भारत स्वतंत्र हुआ, तभी से ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई और अभी आप लोग इसमें रह रहे हो। हम सब हंस पड़े और अपने अपने रूम में सोने चले गए। रोहित, अभी और रितेश ये तीनों सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा थोड़ा गैलरी में टहलने जाऊं और उठने लगा। तभी सामने वाली वॉल क्लॉक पे 12 बज गए। 12 बजे की ऐसी घंटी बजी। मेरा ध्यान उधर चला गया तो देखा कि सामने वाली दीवार पर फांसी पे लटके हुए आदमी की परछाई दिखी। मैं बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने से रोहित, अभी और रितेश उठ गए और रूम की लाइट लगा दी। मैं बहुत डरा हुआ था। सबने पूछा क्या हुआ। मैंने पूरी हकीकत बताई। फिर सब बोले वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुमने शायद बुरा सपना देखा होगा। ये कहकर वे सो गए और मुझे भी सोने को कहा। दूसरे दिन वही घटना फिर घटी। मैंने दोस्तों को फिर उठाया। सब दोस्त मुझे कहने लगे, अरे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुझे वहम हो रहा है क्या। ये कहकर फिर से मुझे सोने को कह दिया और खुद भी सो गए। दूसरे दिन सुबह मैंने तीनों को बोला, आज रात 12 बजे तुम खुद अपने आंखों से देखना, तभी तुम यकीन मानोगे। वे तीनों राजी हो गए और रात होने पर कोई भी नहीं सोया। चद्दर के नीचे से दीवार की तरफ देखते रहे। तभी वॉल क्लॉक पर 12 बजे की घंटी बजी और दीवार पर वही परछाई दिखाई दी। हम सब डर गए और कमरे की लाइट जला दी और वो परछाई गायब हो गई। हम सब डरते डरते वार्डन सर की रूम में आ गए और उनको सारी हकीकत बताई। उन्होंने भी हमारी बात मानने से इनकार किया। फिर रोहित बोला, सर आज रात को 12 बजे आप खुद आकर देखना, तभी आपको यकीन होगा। सर ने हमें भरी और हम अपने रूम में सोने के लिए चले गए। रात भर हमें डर के मारी नींद नहीं आई। सुबह होते ही ये पूरी बात पूरे हॉस्टल में फैल गई कि हवेली में भूत है। रात खाना खाने के बाद वार्डन सर हमारे रूम में आए और एक बेड पर चद्दर के नीचे से उस दीवार पर देखने लगे। तभी वॉल क्लॉक में 12 बजने पर की घंटी बजी और वही साया दीवार पर दिखने लगा। वार्डन सर सच में बहुत डर गए और सुबह होते ही मैनेजमेंट को सारी हकीकत बताई और हवेली से बच्चों को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। Freaky Sandy Horror Tales. आज बहुत देर हो रही थी, इसलिए सूरज ने टैक्सी रोककर ऑफिस जाने के लिए मनन को कहा। पर मनन बोला, अरे यार टैक्सी का भाड़ा ज़्यादा आएगा। दोनों के इसी विवाद में टैक्सी वाला निकल गया। फिर दोनों ने ऑटो पकड़कर स्टेशन पर पहुँचे तो देखा उनकी ट्रेन भी जा चुकी थी। दूसरी ट्रेन आने में 20 मिनट और थे तो वे दोनों गपशप करने लगी। 20 मिनट बाद ट्रेन आई। वे दोनों ट्रेन में चढ़ गए। एक सीट पर दोनों को बैठने के लिए जगह मिल गई, जैसे किसी ने उसे रिजर्व करके रखी थी। जब वो शांति से ट्रेन में बैठ गए, सूरज का ध्यान सामने बैठी एक सुंदर लड़की के तरफ गई। दोनों की नजरें टकरा गई। तब उसने शर्माकर नजरें नीचे झुका ली। सूरज ने ये देखकर मीठी सी स्माइल दी। मनन दोनों को देखे जा रहा था
और अपने हाथों के कोने से उसे मारते हुए बोला, बात बन जाएगी शायद। सूरज फिर से मुस्कुराया। तब फिर से मनन ने सूरज को कोनी से मारा और कहा, बात कर, तभी तो बात बढ़ेगी। उन दोनों को फुसफुसाते वो सुंदर लड़की देख रही थी। तभी सूरज ने हिचकिचाते उस सुंदर लड़की से पूछा, आपको कहाँ जाना है? वो लड़की मीठी सी स्माइल देते हुए बोली, मुझे अंधेरे तक जाना है। ओह, ओके, हमें तो बैंड्रा तक ही जाना है, हमारा ऑफिस वही है। अच्छा, वो लड़की बोली। इतना बोलकर वो विंडो से बाहर देखने लगी। तभी सूरज ने फिर से बोला, आप रोज इसी ट्रेन से सफर करती हो क्या? वो बोली, जी हाँ। सूरज उससे नाम पूछूं कि नहीं पूछूं इसी कश्मकश में था कि वही सुंदर लड़की बोली, आपका नाम क्या है? सूरज ने वक्त न गवाते बोला, मेरा नाम सूरज है और आपका नाम क्या है? वो सुंदर लड़की बोली, मेरा नाम शलाका है। ओह, शलाका! ये नाम सुनकर सूरज के मुंह से निकल पड़ा, आप तो नाम की तरह ही सुंदर हो। ये सुनकर शलाका शर्मा गई और धत कहते हुए दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। फिर दोनों की बातें रंगने लगी। तभी बैंड्रा स्टेशन आ गया। वे दोनों ट्रेन से उतरने के लिए खड़े हो गए। तभी शलाका बोली, मैं रोज इसी ट्रेन से जाती हूँ, तुम कल फिर आओगे क्या? मैंने मुंडी हिलाकर हाँ बोला और ट्रेन से उतर गए और ऑफिस पहुंचे। दूसरे दिन फिर सूरज और मनन उसी ट्रेन में चढ़े तो देखा शलाका उसी जगह पर बैठी थी और सामने 2 सीट्स खाली थी। मनन को ये थोड़ा सा अटपटा लगा। उसने सूरज से ये कहा, फिर भी सूरज ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो तो जैसे शलाका की नज़रों में गुम हो गया था। फिर रोज यही सिलसिला चलता रहा। सूरज दिन भर शलाका से फ़ोन पर बात करता रहता। बॉस ने भी उसे बहुत बार डांटा, पर ये सुनता कहा। वो तो शलाका के प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। एक दिन सूरज ने मनन को बताया कि वो और शलाका शादी करने वाले हैं। संडे का दिन तय हुआ था। सूरज बोला, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। मुझे शादी के लिए फूल मालाएं भी लेनी है और मिठाई भी लेनी है। हमारी शादी मंदिर में होने वाली है। ये सुनकर मनन शॉक हो गया और उसने सूरज से पूछा, तुमने उसका बैकग्राउंड तो चेक किया ना? तो वो बोला, उसकी क्या ज़रूरत है? हम दोनों राजी है तो बाकी बातों की क्या ज़रूरत? ये सुनकर मनन फिर से शॉक हो गया। उसने उसको बहुत समझाया, लेकिन सूरज मानने को ही तैयार नहीं। तो फिर वो शादी में आने के लिए राजी हो गया। मनन संडे को सुबह 10 बजे एक सुंदर सा गुलदस्ता लेकर उसी ट्रेन में चढ़ा तो उस ट्रेन में बहुत भीड़ थी और वहाँ पुलिस भी थी। लोग फुसफुसा रहे थे कि लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहने थे और उसके पास फूलों के हार भी थे, पर पता नहीं वो कैसे मर गया। ये सुनकर मनन डर गया और जगह बनाकर सामने गया तो देखा वो लड़का दूसरा कोई नहीं, सूरज ही था। ये देखकर मनन जोर जोर से चिल्लाने लगा, सूरज सूरज, और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो प्लेटफॉर्म पे था। उसे होश आने का इंतजार कर रहे थे। जब मनन होश में आया तो उसने पुलिस से पूछा कि सूरज को क्या हुआ? तो पुलिस ने जो कहा, मनन के होश ही उड़ गए। पुलिस ने बताया कि सूरज के शरीर से पूरा खून चूस लिया गया है और उसके बॉडी पर शादी की लाल चुंदरी ढकी थी। ये पहली केस नहीं है, आज से पहले भी 15 केसेस ऐसे हो चुकी है और उसी जगह पर जिसकी भी मौत हुई है उसके साथ वाले ने एक लड़की का जिक्र भी किया।
पर अभी तक वह लड़की पकड़ी नहीं गई। ऐसे लगता है कि वो लड़की नहीं चुड़ैल है। कुंवारे लड़कों को फंसाकर उनको शादी का झांसा देकर दूल्हे के कपड़ों में उनका खून चूसकर मार देती है। ये शायद खून की प्यासी दुल्हन है। ये सब सुनकर मनन शॉक में चला गया। मैं आज आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि रात को पानी पास रख कर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलकर हम थक चुके थे और एक जगह बैठ गए। तब उसने मुझे एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार लग रहा था। इसलिए वो पानी मांगने के लिए हमारे गांव आई थी, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। तब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव ताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया, पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ, और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ के बैठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई सपना होगा। फिर रात 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई
और पानी मांगने लगी। मुझे भी पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद मैं हमेशा पानी अपने पास रख के सोता हूँ।